नमस्कार दोस्तों, लिसियम जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। एडवांस पॉलिटी की सीरीज में आज हम लोग धन विधेयक और वित्त विधेयक को समझने का प्रयास करेंगे। मुख्यतः जो विधेयक होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं: सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो ज्यादातर छात्रों को धन विधेयक और वित्त विधेयक के अंतर को समझने में दिक्कत होती है। आज की क्लास में इन अंतरों को समझने का हम प्रयास करेंगे कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में मुख्यतः क्या अंतर हो सकता है। तो यहाँ ये वित्त विधेयक है, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले धन विधेयक को समझने का प्रयास करते हैं कि धन विधेयक, इसको आप लोग समझते से पहले समझिए कि धन विधेयक को इंग्लिश में मनी बिल कहते हैं। धन विधेयक मनी बिल होता है और वित्त विधेयक को फाइनेंस बिल कहते हैं। हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 के 1 में, आर्टिकल 110 के 1 में ए से एफ तक, ए से एफ या जी तक भी इसमें व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल 110 के 1 के ए से एफ तक के में इसके बारे में बात की गई है। अर्थात धन विधेयक का जो प्रावधान है ये हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में या 110 के 1 के ए और एफ में, ए से एफ में दिया गया है। इसमें जो विषय है, अर्थात इसके अंदर धन विधेयक के अंदर जो विषय आते हैं, नीचे चल के हम लोग विषय पर बात करेंगे, जैसे कि टैक्स का बढ़ाना या घटाना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रही है और जो घटा रही है। उसके अलावा जो सरकार किसी दूसरी सरकार से या किसी बैंक से ऋण ले रही है तो ऋण भी इसके अंतर्गत आता है। संचित निधि या आकस्मिक निधि में अगर कोई परिवर्तन होना है तो भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये जो भी सब्जेक्ट हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं ये इसके विषय के अंतर्गत आते हैं और वो भी आर्टिकल 110 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। अगर कोई विधेयक सदन में लाया जाता है तो इसका निर्णय कौन करेगा कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय लेते हैं कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इसके अलावा जो विधेयक होते हैं, इन विधेयकों को लाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले विधेयक सदन में लाया जाएगा, सदन के दोनों सदनों से उसे पारित किया जाता है, फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाता है। राष्ट्रपति जब उस पर अपनी सहमति दे देते हैं तो वो अधिनियम जो होता है, वो जो विधेयक होता है वो अधिनियम अर्थात कानून का रूप ले लेता है। लेकिन जो धन विधेयक होता है तो धन विधेयक को सदन में लाने से पहले ही राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। अर्थात इसे राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी। क्यों होगी? क्योंकि सदन में लाने से पहले ही इसे रखना होता है और राष्ट्रपति की इसे पूर्व मंजूरी ली जाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी ली जाए। उसके बाद जो धन विधेयक होता है ये सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। धन विधेयक जो होगा ये सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। अमूमन जो सामान्य विधेयक होता है वो सदन के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में लाया जा सकता है। लेकिन जो धन विधेयक होगा इसे सिर्फ और सबसे पहले लोकसभा में ही सबसे पहली बार इसे लाया जाएगा। राज्यसभा की भूमिका की अगर हम बात करें इसको लेकर के, तो राज्यसभा का धन विधेयक को लेकर के जो शक्तियां दी गई हैं उसमें राज्यसभा इस पर सिर्फ 14 दिन के लिए विचार कर सकता है। 14 दिन के लिए विचार का क्या तात्पर्य है कि 14 दिन तक राज्यसभा में जाएगा ये, अर्थात लोकसभा में ये लाया गया सबसे पहली बार, लोकसभा से पारित होने के बाद ये राज्यसभा के पास जाएगा और राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। 14 दिन के बाद अगर ये राज्यसभा इसमें कुछ संशोधन करता है तो भी, नहीं करता है तो भी, और अगर उसे पारित करता है तो भी, नहीं करता है तो भी, वो लोकसभा को वापस चला जाएगा और उसी रूप में वो पारित मान लिया जाएगा जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया है। अर्थात राज्यसभा की शक्तियों की अगर हम बात करें तो धन विधेयक को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकता है। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते।
जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि धन विधेयक जो होता है ये आपके आय से संबंधित होता है। सरकार की जो आय होती है, आय से संबंधित होता है ये। तो आय से संबंधित होने के कारण इसे सदन में लाने से पहले ही राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी ले ली जा रही है। तो अब तो आवश्यकता ही नहीं है कि राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस करें, और राष्ट्रपति इसे ऐसा भी नहीं कर सकते कि इसे वो पारित ना करें, अर्थात उसे अपनी मंजूरी ना दें। अर्थात राष्ट्रपति इस पर मंजूरी देने के लिए बाध्य होते हैं और इस पर इसको ये पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता। संयुक्त बैठक इस पर क्यों नहीं बुलाया जा सकता? क्योंकि राज्यसभा इस पर सिर्फ 14 दिन के लिए विचार कर सकता है और 14 दिन के बाद से वो उसी रूप में पारित हो जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने उसे पारित किया है। तो इस वजह से राज्यसभा के पास इसके पास कोई शक्ति है ही नहीं। और संयुक्त बैठक तब बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाता है जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो इसलिए चूंकि राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक रोक ही नहीं सकता, तो इस वजह से इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। धन विधेयक की जो लाने की प्रक्रिया है, लाने की प्रक्रिया का तात्पर्य क्या होगा कि इसे सदन में सबसे पहले लोकसभा में लाया जाएगा और इससे राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी इसके लिए अनिवार्य हो जाता है। तो ये इसकी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो अगर इस प्रक्रिया के आर्टिकल की बात की जाएगी तो इसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 109। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक से संबंधित प्रावधान, धन विधेयक से संबंधित प्रावधान जो है अर्थात धन विधेयक का वर्णन जो आपके भारतीय संविधान में किया गया है वह आर्टिकल 110 के ए के एफ से जी तक में किया, एफ से ए से एफ तक किया गया है। लेकिन इसको लाने की जो प्रक्रिया है, धन विधेयक को लाने की जो प्रक्रिया है वह आर्टिकल 109 में किया गया है। इसके अंतर्गत जो विषय आते हैं, धन विधेयक के अंतर्गत जो विषय आते हैं उसके अंतर्गत टैक्सेस आते हैं, अर्थात सभी प्रकार के टैक्स जो होते हैं वो धन विधेयक के अंतर्गत आता है। टैक्स का लगना, टैक्स का बढ़ना घटना, ये सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अगर हमारी सरकार किसी प्रकार का ऋण ले रही है, अगर हमारी सरकार किसी प्रकार का ऋण ले रही है किसी दूसरी सरकार से, विश्व बैंक से या हमारी आरबीआई से, तो ये तमाम प्रकार के जो विधेयक होंगे वो हमारे धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा हमारी सरकार के पास एक संचित निधि होती है और एक आकस्मिक निधि होती है। तो संचित निधि और आकस्मिक निधि का तात्पर्य यहाँ पर किस बात से है कि जो किसी देश में विषम परिस्थितियों में जिससे निधि निकाला जाता है वो आकस्मिक निधि के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति को इसको लेकर के शक्तियां दी गई हैं आकस्मिक निधि के पास। तो संचित निधि और आकस्मिक निधि में अगर कोई परिवर्तन करना है, उससे संबंधित अगर कोई विधेयक लाया जाता है तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर किसी कोर्ट के द्वारा या सरकार के द्वारा किसी पर जुर्माना लगाया जाता है तो इससे संबंधित अगर कोई कानून है तो वो धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई लाइसेंस है, लाइसेंस के लिए जो राशि जमा की जाती है वो भी धन विधेयक, उससे संबंधित जो कानून होगा वो भी धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके अलावा जो स्थानीय टैक्स होते हैं, स्थानीय टैक्स का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? जो बाजार है, मेले हैं, घाट हैं, तो उन पर जो लगने वाले टैक्सेस हैं वो धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आता है। ये आपका प्रावधान है धन विधेयक से संबंधित। अब हम इसकी तुलना करेंगे आपके वित्त विधेयक से। वित्त विधेयक का जो संबंध है मुख्यतः जैसे कि बताया यहाँ पर धन विधेयक का संबंध सिर्फ आय से होता है, अर्थात सिर्फ आय से संबंधित जो प्रावधान है अर्थात सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, इससे संबंधित जो प्रावधान होता है ये धन विधेयक से संबंधित होता है। लेकिन आय और व्यय दोनों से संबंधित जब ये हो जाएगा तो ये आपका मामला होगा, ये वित्त विधेयक से संबंधित हो जाएगा। अर्थात इसमें आय और व्यय दोनों ही निहित होते हैं, इसमें आय और व्यय दोनों निहित होते हैं। अगर इसके आर्टिकल की बात की जाएगी तो आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक से संबंधित प्रावधान है और ये आय और व्यय दोनों से संबंधित हो जाता है। इसके लिए जरूरी नहीं है, जैसे कि इसमें बताया गया कि इसमें लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो इसके लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं दी गई है कि इसका निर्णय जो होगा वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नहीं लिया जाता है, अर्थात इसे सीधे सदन में प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें लोकसभा की अध्यक्ष के पास कोई पावर नहीं होती है कि वो इसका निर्णय ले कि वो वित्त विधेयक है या नहीं है। अगर हम वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक जो होते हैं वो 2 प्रकार के हो जाते हैं। इसे हम 2 वर्गों में डिवाइड करते हैं। वित्त विधेयक क्लास 1 और क्लास 2 में इसको डिवाइड किया जाता है। अगर हम क्लास 1 की बात करें
तो क्लास 1 जो है इसके लिए जो प्रावधान है वो आर्टिकल 117 के 1 में है, आर्टिकल 117 के 1 में है, और क्लास 2 का जो प्रावधान है वो 117 के 2 में है। अब इन दोनों के आधार पर अगर हम देखें तो हमारे पास 3 प्रकार के विधेयक हो जाते हैं। वित्त विधेयक में क्लास 1, क्लास 2 और एक धन विधेयक। तो धन विधेयक के बहुत सारे प्रावधान वित्त विधेयक के क्लास 1 के अंतर्गत आते हैं। तो वित्त विधेयक का क्लास 1 और धन विधेयक में जो अंतर होता है वो पहले हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2 में समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, तो जिससे समझ में आएगा कि वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर हो जाता है। तो क्लास 1 जो होता है इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, अर्थात इसमें जो सब्जेक्ट दिया गया है 110 के 1 में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो उन सब्जेक्टों के साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता है। इन सब्जेक्टों के साथ में कोई दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता है। अर्थात 110 में जो सब्जेक्ट दिए गए जैसे कि टैक्स का बढ़ना घटना, सरकार का ऋण, संचित निधि, आकस्मिक निधि, तो इनके साथ साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट अगर हमारे संविधान से संबंधित है, हमारे संविधान के किसी और भाग में इसके में है, या सरकार किसी और प्रकार की योजना लेके आ रही है, उससे संबंधित अगर कोई विधेयक है तो वो भी इसके अंतर्गत हो सकता है। अर्थात 110 और 110 के साथ साथ कोई अन्य विषय भी इसके अंतर्गत शामिल हो सकता है। इससे राष्ट्रपति की जो पूर्व मंजूरी है, जैसे कि यहाँ पर भी कहा गया है कि इसे राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के लिए, इससे राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही सदन में लाया जाएगा। ठीक इसी तरीके से इस वाले को, अर्थात वित्त विधेयक के जो क्लास 1 के अंतर्गत है, तो इस प्रकार के विषय को भी इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी अनुमति की अनिवार्यता होती है। अर्थात इसको सदन में लाने के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता पड़ेगी। इसे भी हमारे धन विधेयक की तरह ही लोकसभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किया जाएगा। इसे धन विधेयक की तरह ही लोकसभा में सबसे पहले प्रस्तुत किया जाएगा। तो उपयुक्त ये सारी चीजें आपको ये दिखाई दे रही हैं कि जो अगर हम अंतरों की बात करें, अगर धन विधेयक की बात करें और वित्त विधेयक के क्लास 1 की बात करें, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर निकल के आ रहा है वो ये है कि इसमें 110 का जो सब्जेक्ट है वो तो होगा ही। इसमें अंतर क्या है कि इसके साथ कोई अन्य सब्जेक्ट भी हो सकता है। ये जो महत्वपूर्ण चीज है वो यह है कि इसमें कोई अन्य विषय भी हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। बाकी सारे प्रावधान जो है वो इसी के तरीके से हैं। उसके बाद इसमें एक अगला अंतर यह है कि इसे राज्यसभा के द्वारा पारित होना भी अनिवार्य है। यहाँ पर क्या अंतर था कि इसे राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए रोक के रखेगा, और अगर 14 दिन के बाद से उसे वो पारित नहीं करता है तो क्या होगा, वो उसी रूप में पारित हो जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने उसे पारित किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि क्लास 1 अर्थात वित्त विधेयक का जो क्लास 1 के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट हैं उसमें राज्यसभा की स्वीकृति भी अनिवार्य है। अर्थात जब तक उसे राज्यसभा स्वीकृति नहीं देगा तो वहां तब तक उसे पारित नहीं माना जाएगा। तो ये यहाँ पर धन विधेयक और वित्त विधेयक के क्लास 1 में मुख्यतः अंतर हो जाता है। तो ये एक प्रकार का अलग प्रकार का विधेयक हो जाता है। इसके अलावा अगर हम क्लास 2 की बात करें तो क्लास 2 का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 117 के 2 में है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 110 का कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें क्लास 110 के अन्य सब्जेक्ट भी इसमें शामिल हो सकता है। क्लास 110 के साथ कोई अन्य विषय भी शामिल हो सकता है। इसमें क्या होगा कि इसमें 110 के साथ में कोई दूसरा विषय शामिल नहीं होगा। ये जो था ये सिर्फ आय से संबंधित था, लेकिन अगर हम क्लास 2 की बात करें तो ये आय और व्यय दोनों से संबंधित हो जाता है। इसे पारित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया था, इसे पारित किया जाएगा तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी यहाँ पर ली जाएगी। लेकिन वित्त विधेयक को पारित करने के लिए वित्त विधेयक का जो क्लास 2 के अंतर्गत सब्जेक्ट आएंगे इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। यानी कहने के क्या तात्पर्य हुआ, राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है, अर्थात राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। राष्ट्रपति इसे एक बार राष्ट्रपति के पास आएगा दोनों सदनों से पारित होने के बाद से, तो राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो है कि इस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। क्योंकि दोनों सदनों से इसका पारित होना अनिवार्य है, और अगर दोनों सदनों में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान भी रखा गया है। इस तरीके से धन विधेयक और वित्त विधेयक में मुख्यतः अंतर है। आप लोग इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है जिस पर हम लोगों ने चर्चा की है। इसके अलावा दो जो विधेयक होते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि सामान्य विधेयक और इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक,
किसी अन्य क्लास में आगे चल करके हम लोग इन दोनों के अंतरों को भी समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से आपका जो विधेयक से संबंधित प्रावधान है वो आपका पूरा हो जाएगा। विधेयक से संबंधित जो दिक्कतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत छात्रों को होती है वो बेसिकली धन विधेयक और वित्त विधेयक में होता है। यहाँ पर मैंने इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से वर्गीकृत कर दिया है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। जो भी चीज़ें इसमें आपको समझ में नहीं आई हैं उससे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछें। उसी आधार पर हम आपके सवालों के जवाब देंगे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे जो भी मेरे आने वाले वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगा, या जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी सूचना भी आपको तुरंत मिल जाया करेगी। तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें। इसे उन छात्रों के लिए भी शेयर करें जो इस स्तर पर पढ़ना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।